तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर नंबर 4 की, जो कि है पॉलिटी और परबेड। पॉलिटी आएगा दोस्तों 100 मार्क्स का और परबेड रहेगा 100 मार्क्स का। उसमें भी दो पार्ट है, 50 जो है वो कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और 50 जो है वो गुड गवर्नेंस पे है। दोनों में जो है आपको 10 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के साइड ऑब्जेक्टिव इजी रहेंगे और जो 10 क्वेश्चन परबेड के साइड होते हैं वो थोड़ा टफ रहते हैं। उसके लिए मैंने 2 वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वो थिंकर्स पे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो हुआ 10 + 10 20 ऑब्जेक्टिव, टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स और 160 का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। 4 क्वेश्चन पॉलिटी में रहेगा, आपको उसमें से 2 करना है। क्वेश्चन या तो 40 मार्क्स का आएगा या फिर 20-20 का 2 कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर 40 मार्क्स का आता है तो 5 से 6 पेज लिखिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7 पेज जाइए, उससे ज्यादा मत जाइए। ठीक है, और अगर वो 20 नंबर का है 3 पेज सफिशियंट है। स्टेट पीसेस में क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। और आपको लक्ष्मीकांत की बुक जो पॉलिटी वाली है वो बहुत जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइड जो है, कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मत जाइए, वहां से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्या करना है, और इंटरनेट से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लीजिए, जो अभी आपको यहां बताऊंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे ख्याल से किताब जो है नए स्टूडेंट्स को अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉलिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है, 5-6 क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, उसमें संशोधन किया गया है, और CAA आपने नाम सुना ही होगा। तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो नागरिकता है उसको पाने के और खोने के क्या तरीके हैं, साथ ही साथ ये बताइए कि CAA को लेके विवाद क्या है, उसके फीचर्स क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड लूजिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड मेंशन डिस्प्यूट रिलेटेड टू CAA, उसका फीचर्स भी पूछा जा सकता है। तो ये 40 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको जो है आप गूगल, यूट्यूब से तैयार कर लीजिए। दृष्टि हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, स्टडी IQ हो गया, आपको वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। सिविल्स डेली हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है कि स्टेट PCS में गवर्नर पे जो है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और आप तो जानते हैं कि जो झारखंड है ये 5वीं अनुसूची में आता है, 5th शेड्यूल में, तो यहां गवर्नर का अलग ही पावर रहता है। प्लस टैक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जो बदलाव हुआ है वो भी आपको मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर इन रेफरेंस टू झारखंड, मतलब झारखंड के संदर्भ में आप गवर्नर के आकार और शक्तियों के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मल गवर्नर का फंक्शन वो तो आपको डालना ही डालना है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, झारखंड जो है वो 5वीं अनुसूची में है, 5th शेड्यूल में। यहां पे पेशा अधिनियम लगता है, वहां पे गवर्नर का स्पेशल पावर होता है। साथ ही साथ CNT SPT एक्ट कानून भी यहां पर ही है। तो ये सब चीजों का आपको जिक्र करना है दोस्तों, टैग का भी जिक्र करना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी जो है स्टेट्स का बहुत हिट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DPSP का जो है उपयोगिता क्या है बताएं, और ये फंडामेंटल राइट से कैसे अलग है। एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। पिछले बार जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार जो है DPSP के आने का बहुत हाई चांसेस है। आपको बताना होगा कि DPSP क्या है, और जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन मतलब आप बताएं, खासकर DPSP, उद्देशिका हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, तो कोई कोटेशन से अपने आंसर का शुरुआत करें। और पॉलिटी के आंसर में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो डालने ही डालने हैं, और इंपॉर्टेंट कोट्स जो हैं वो आपको डालने चाहिए। तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। एक नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके बाद जो है गवर्नर का रोल, और तीसरा जो है DPSP। चौथा जो है केशवानंद भारती केस, उनका जो है डेथ हुआ था केशवानंद भारती जी का, और एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसने भारत में डेमोक्रेसी को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और पार्लियामेंट पे एक मतलब अंकुश लगाया है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचा है संविधान का, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, आपको पूछ सकता है 20 नंबर में भी कि बताइए सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंद भारती केस।
तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ प्रियम्बल एक बहुत हिट क्वेश्चन रहता है, उद्देशिका पिछली बार नहीं पूछा गया है तो पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल के कीवर्ड्स क्या हैं बताइए, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप। आप देख ही रहे हैं हाल के टाइम पे प्रेशर ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्रेशर ग्रुप पूछा जा सकता है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका फंक्शन बताइए, और ये पॉलिटिकल पार्टी से कैसे अलग है। ये 5-6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर आप कर लेंगे तो आपको जो है 2 क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत हो जाएगी। और एक क्वेश्चन जिसका आप कंटेंट यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, वो आपका 15th फाइनेंस कमीशन। हालांकि 15 मतलब फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन पे नहीं पूछा है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए, तो वो पढ़ के रखिए, वो आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना जो है मेरे ख्याल से आपको तैयार करना चाहिए पॉलिटी के लिए। और इसमें जो है मतलब मैंने बोला ना कि हर सब्जेक्ट से जो है एक एक क्वेश्चन कीजिए, तो 5 से 6 दिन जो है वो सफिशियंट है कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो है अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जो 100 मार्क्स का है। तो उसमें 50 मार्क्स जो है कोर परबैड है, और 50 मार्क्स जो है वो गुड गवर्नेंस वाला है। तो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस में 2-3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि सुशासन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं सुशासन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो सुशासन आप जानते ही हैं कि इसका जो है 8 अलग अलग कंपोनेंट है, जिसमें आपका लोगों का भागीदारी हो गया, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस मतलब लोग अक्सर क्या समझते हैं कि सरकार के द्वारा ही सुशासन होता है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सिविल सोसाइटी है, उसका रोल काफी बढ़ गया है। तो गुड गवर्नेंस के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। क्या क्या? गवर्नमेंट तो है ही है, प्राइवेट बॉडी यानी कि मार्केट फोर्सेज है, और आपका सिविल सोसाइटी है। 3 इंपॉर्टेंट है। फिर 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको बताने होंगे। और साथ ही साथ भारत ने क्या कदम उठाया है, तो भारत ने जो है 73rd 74th अमेंडमेंट किया है। भारत जो है वो डिजिटल कर रहा है। भारत जो है जो सही बेनिफिशियरी है उस तक फायदा पहुंचे, उसके लिए हम लोग डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया, आपके मोबाइल से लिंक कर दिया गया है। इसके चलते जो है बिचौलिया का जो काम है वो खत्म हुआ है। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट अलग अलग जगह रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड की है, सिटीजन चार्टर है। ये सब चीजों का जो है आपको जिक्र करना है कि भारत ने है क्या कदम उठाए हैं सुशासन के लिए। उसके बाद वल्नरेबल सेक्शन के लिए, जो कमजोर वर्ग है, हेल्थ में, एजुकेशन में अलग अलग जो स्कीम चल रहा है थोड़ा सा वो बता दीजिए। लेकिन अभी भी जो है काफी चैलेंजेस जो है उसको बताना है। और फिर जब भी आप पॉलिटी के क्वेश्चन लिखें और जब भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिखें तो आगे की राह आपको जरूर डालना है। और आंसर का फॉर्मेट जो है वही आपका होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कुछ अच्छा कोटेशन, कोई रिपोर्ट, या उसको डिफाइन कीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बॉडी में जो उसमें फीचर्स है, उसमें जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव है वो बताइए। उसके बाद क्या कमियां हैं वो बताइए। आगे की राह, हम लोग जो है ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, तो आगे की राह आपको डालना है, खासकर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वहां पे, और तब जो है कंक्लूजन डालना है। ठीक है, तो जो गुड गवर्नेंस है ये आप नेट से ही कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें गुड गवर्नेंस पहला एक पार्ट हो गया। दूसरा जो है सिटीजन चार्टर, अभी जो है हाल फिलहाल में सिटीजन चार्टर पे काफी क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये भी आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा कि सिटीजन चार्टर क्या है, भारत में जो है सिटीजन चार्टर का क्या पोजीशन है, क्या कमियां हैं। और आपको सेकंड एआरसी का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बताना ही बताना है जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस में क्या क्या हो गया आपका, एक तो हो गया गुड गवर्नेंस खुद एक क्वेश्चन हो गया, एक हो गया आपका सिटीजन चार्टर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया वाला आया है जो 2019, उसका फीचर बताइए और ये कैसे 1986 से अलग है। इस पे भी जो मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब में देखिए डाल के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेहनत होगी जीत होगी, आपको दिखा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है। साथ ही साथ एनएचआरसी में जो है वो बदलाव किया गया है, उसको भी कर लेने का है। ये 3-4 क्वेश्चन हो गया गुड गवर्नेंस से। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है डीएम का जो बदलता रोल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का जो बदलता रोल है, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे जो है डीएम का रोल और भी ज्यादा चर्चे में रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप पहले डीएम का जो है इंपॉर्टेंस बताइए और जो इसका रोल है
उसको 3 फेज में बांट सकते हैं। एक आजादी से पहले तक, आजादी से पहले में जो है वेरेन हस्टिंग तो ये पोस्ट लेके आए थे 1772 में, कॉर्नवालिस ने इसको पावरफुल बनाया था। और स्टार पहले क्या था कि जो डीएम है उसके पास एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और न्यायपालिका जुडिशरी दोनों की शक्ति थी। साथ ही साथ मतलब वो सरकार का माई बाप था, मतलब सरकार का एजेंट था, लोगों के लिए माई बाप था। और वो मतलब दमनकर्ता का भी काम करता था। बाकी जो है वो लैंड रेवेन्यू वसूल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो सब तो करता ही करता था। तो इस मतलब आजादी तक जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंडिया था तो इंडिया एक पुलिस स्टेट था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो भारत एक कल्याणकारी राज्य हो गया। वहां पे जो है डीएम का रोल चेंज हो गया, दमनकर्ता वाला पार्ट खत्म हो गया और उसको जो है रेवेन्यू तो कलेक्ट करना ही करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही करना है। फिर आपका जो 1973 है वहां पे जो है डीएम का जुडिशरी पावर ले लिया गया, क्योंकि आर्टिकल 50 उसमें क्या लिखा है कि जो कार्यपालिका है जो न्यायपालिका है दोनों का कार्य अलग अलग होगा, तो उसको भी आपको मेंशन करना है। और फिर 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो फिर जो डीएम है वो चेंज एजेंट हो गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसके बाद निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण सब बढ़ने लगा तो इनइक्वालिटी भी काफी बढ़ने लगी। तो सरकार के जो भी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है उसको और अच्छे ढंग से कराने का काम डीएम कर रहा। प्लस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मतलब बढ़ा, तो वहां भी डीएम को जो है अपना जो है इंपॉर्टेंस रोल का बड़ा है। जो एनडीए में एक्ट आया 2005 में, उसमें आप जानते हैं कि 3 स्तर है। सेंट्रल पे जो है कौन हेड होता है, पीएम, स्टेट पे सीएम और डिस्ट्रिक्ट पे डीएम। तो वहां पे जो है डीएम का रोल काफी बड़ा है। तो ये सब चीजों को बताना है। साथ ही साथ और एक बदलाव देखा गया कि जब विकेंद्रीकरण हुआ, 74th अमेंडमेंट आया, तो डीएम का रोल जो है वो कुछ घटा है उस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी चीजें आपको मेंशन करनी है। प्लस कोविड वाला भी एंगल डालना है। देखिए दोस्त, जब आप आंसर लिखते हैं ना तो मतलब आप बाकी भीड़ से क्या अलग कर सकते हैं ये आपको सोचना है। और इसीलिए पैनिक मत कीजिए, एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन कीजिए, 8 से 10 घंटे लगाइए, सफिशिएंट है। लेकिन जो भी पढ़िए डेप्थ में पढ़िए, ठीक है। हमको 200 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमको 50 से 60 ही क्वेश्चन पढ़ना है। और उसके बिहाफ पे इतना मजबूत बेस बना लेना है ना कि बस कुछ भी पूछे तो बता देना है। और मैं बार बार कह रहा हूं वह पीटी का एग्जाम नहीं है दोस्त, 55-60% में आप टॉप 10 में आ जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पढ़िए ऐसा पढ़िए कि आपको 40 में 26-27 नंबर मिले, ये नहीं कि 40 में 20 नंबर मिले, ठीक है। गहराई में पढ़ना, तब मजा आएगा। और एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन सुबह में निपटा लीजिए, 2-3 क्वेश्चन फिर जब समय मिले तो निपटा लीजिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है। तो अब जो है एक तो डीएम का जो है चेंजिंग रोल हो गया। उसके बाद मोदी के समय पे जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, ठीक है। तो पीएमओ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि पीएमओ के बारे में आप क्या जानते हैं, हाल के साल में क्या बदलाव देखा गया है। या फिर पीएमओ और आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सचिवालय के बीच में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर का बन सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि या तो 40 नंबर का पूछे, या 6 जेपीएससी में भी हुआ था कि 20-20 नंबर का। तो 20 नंबर में एक लोकपाल भी पूछ सकता है, और एक आपका जो है ह्यूमन राइट पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, इस पे भी जो है 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये दोनों भी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो है पहली बार लोकपाल का गठन हुआ है, पीसी घोष जो है पहले लोकपाल बने, तो वहां कुछ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही आपको जो केंद्र सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इधर से क्या क्या हो गया आपका, इधर से हो गया चेंजिंग रोल ऑफ डीएम हो गया, उसके बाद पीएमओ हो गया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। और जो 20-20 मैंने बताया लोकपाल, यूडीएचआर, उसको भी आपको देख लेना है। तो ये हो गया आपको दोस्तों पबेड और गुड गवर्नेंस से। एक बार रिवाइंड कर ले। गुड गवर्नेंस में एक खुद क्वेश्चन बन सकता है कि गुड गवर्नेंस क्या है, भारत सरकार जो है इसके लिए क्या कदम उठाया गुड गवर्नेंस के लिए, तो एक खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 आया, उसके क्या फीचर्स हैं, वो 1986 से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एनएचआरसी में संशोधन हुआ है 2019 में, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और या उसके बाद जो है चेंजिंग रोल ऑफ डीएम हो गया, पीएमओ हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया। पीएमओ का रोल काफी बड़ा है, उसकी भूमिका काफी बड़ी है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद 20 मार्क्स में आपको जो है लोकपाल पे, यूडीएचआर
या फिर आपका केंद्र सचिवालय, इस पे बन सकता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों पॉलिटी पबेट के हुए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गूगल यूट्यूब पे ये सारे टॉपिक अवेलेबल है, इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों और जम के मेहनत कीजिए और एकदम पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट।